मैं सुमित्रानंद श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, डीबीएस पीजी कॉलेज कानपुर, आज बीए प्रथम सेमेस्टर इतिहास के छात्रों को इतिहास प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजनैतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के संदर्भ में व्याख्यान देने के लिए प्रस्तुत हूँ। इस व्याख्यान में हम कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं। दूसरा, किस तरीके से रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त वंश की मर्यादा की रक्षा की, अर्थात उसने शकों को परास्त किया। राजनीतिक क्षेत्र में तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की क्या उपलब्धियां रहीं। राजनीतिक सत्ता को सुस्थिर करने के लिए उसने किन राजाओं के साथ या किन समकालीन शक्तियों के साथ वैवाहिक संधियों का अवलंबन किया। इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक शिलालेख, सिक्के और साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण और समकालीन ग्रंथ जैसे स्रोतों का उपयोग किया जाता है। उनके शासनकाल को जानने के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, महरौली का लौह स्तंभ, दिल्ली में स्थित इस स्तंभ पर संस्कृत में राजा चंद्र की उपलब्धियों का वर्णन है। अधिकांश इतिहासकार इस शासक की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से करते हैं। दूसरा है मथुरा का स्तंभ लेख। यह उनके काल लगभग 380 ईस्वी का सबसे पहला ज्ञात अभिलेख है जो उनके साम्राज्य विस्तार को प्रमाणित करता है। उदयगिर गुफा अभिलेख, मध्य प्रदेश में स्थित इन अभिलेखों से उसकी सैन्य अभियानों और विजय यात्राओं की जानकारी मिलती है। सांची का अभिलेख, मध्य प्रदेश में, यह उनके मंत्री आम्रकार्दो द्वारा जारी किया गया था। उनका जो मंत्री था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इस अभिलेख के द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय की धार्मिक सहिष्णुता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मुद्राएं, स्वर्ण और रजत मुद्राएं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में भारी संख्या में रजत अर्थात चांदी के सिक्के जारी किए थे। उनके सिक्कों पर विक्रमादित्य की उपाधि अंकित मिलती है। विदेशी यात्रियों के विवरण, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान उनके शासनकाल अर्थात 405 ईस्वी से लेकर के 411 ईस्वी में भारत में आया था। उसने अपने यात्रा वृतांत में गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, दानशीलता और उस समय शांत समृद्धि का विस्तृत वर्णन किया है। साहित्यिक स्रोत, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त द्वारा रचित यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें रामगुप्त और ध्रुव देवी से जुड़ी घटनाओं तथा चंद्रगुप्त के सिंहासनारूढ़ होने की जानकारी मिलती है। कालिदास के ग्रंथ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे जिनमें महाकवि कालिदास प्रमुख थे। उनकी रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम उस काल के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को दर्शाती हैं। बाणभट्ट की हर्षचरित, इसमें भी शकों के खिलाफ चंद्रगुप्त के युद्धों और गुप्त सम्राट द्वारा शक राजा के वध का संक्षिप्त विवरण मिलता है। इस तरह हम देखते हैं साहित्यिक और पुरातात्विक तथा विदेशी यात्रियों के
विवरणों के द्वारा हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में एक झलक प्राप्त करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसे की उपाधि से नवाजा गया था, समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त राजवंश का सिंहासन कुछ समय के लिए उसके उत्तराधिकारी पुत्र रामगुप्त के अधिकार में आ गया। साहित्यिक साधनों से ज्ञात होता है कि रामगुप्त मगध के सम्राटों की परंपरा के विपरीत अयोग्य था और कायर सम्राट सिद्ध हुआ। पश्चिमी भारत के शकों के आक्रामक दबाव के सामने रामगुप्त को अपमान सहित झुकना पड़ा। शक राज ने रामगुप्त की पत्नी ध्रुवस्वामिनी को समर्पित किए जाने जैसी मर्यादा के विरुद्ध शर्त को प्रस्तुत किया। चूँकि रामगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था और उसके कुछ सहयोगी मंत्री इस अपमानजनक शर्त को मानने के लिए विवशता के साथ तैयार हो गए, लेकिन रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने साहस और दृढ़ता के साथ गुप्त वंश की मर्यादा की रक्षा के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकराज के शिविर में सुंदरी के वेश में प्रवेश करके उसे मार डाला और कुल गौरव को पददलित होने से बचा लिया। इन्हीं असामान्य परिस्थितियों में कुछ समय तक उसे उन्मत्त जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ा। बाद में उसने रामगुप्त की भी हत्या कर दी और अपनी विधवा भाभी से, जिसे ध्रुवस्वामिनी कहा गया है, से विवाह करके 375 ईस्वी में मगध का सम्राट बना। गुप्त राजवंश के इतिहास में यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रख्यात हुआ और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के कारण प्राचीन भारत का यशस्वी सम्राट सिद्ध हुआ। मगध के राज सिंहासन पर चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यारोहण असामान्य परिस्थितियों में हुआ था। कहने का तात्पर्य है कि उसका जो राज्यारोहण हुआ वो सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुआ, उस असामान्य परिस्थितियों में हुआ जब उसने जो है रामगुप्त की हत्या कर दी और ध्रुवस्वामिनी से विवाह करके 375 ईस्वी में मगध का सम्राट बना। और रामगुप्त की हत्या जो है शकों के द्वारा कर दी गई थी। तो ये सामान्य परिस्थितियां गुप्त साम्राज्य के लिए नहीं थी या उसके समक्ष ये असामान्य परिस्थिति। ऐसी परिस्थिति में उसने जो है गुप्त राजवंश की सत्ता को संभालने का प्रयास किया। अतः उसने राजनीतिक सत्ता को सुस्थिर एवं सुदृढ़ करने के लिए वैवाहिक संधियों का अवलंबन किया। उसने समकालीन जो शक्तियाँ थीं उनके साथ वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दूसरा विवाह, पहला विवाह तो उसने ध्रुवस्वामिनी के साथ किया जो उसके बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी थी। दूसरा विवाह उसने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से किया। ये जो दूसरी पत्नी थी वो नागवंशी थी। चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री, उसकी जो पुत्री थी प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश के प्रसिद्ध सम्राट रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटक लोग जो है दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में उनका जो है प्रभाव बना हुआ था। चंद्रगुप्त ने अपने उत्तराधिकारी पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम वंश के शासक काकुत्स्थ्य वर्मा की राजकन्या से किया था। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने मगध के इतिहास में इन वैवाहिक संधियों के योगदान का उच्च मूल्यांकन किया है। मैंने
जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि मगध के इतिहास में इन वैवाहिक संधियों का क्या महत्व रहा है, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। उनकी तर्कसंगत मान्यता के अनुसार दक्षिण में वाकाटक अत्यधिक शक्तिशाली थे या अत्यधिक प्रभावशाली थे और कदम राजवंश भी उस समय महत्वपूर्ण राजवंश था। तो इस तरीके से उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बेटे कुमारगुप्त का जो विवाह था समकालीन दक्षिण का जो कदम वंश के शासक काकुस वर्मा की राजकन्या के साथ अपने बेटे का विवाह किया। समुद्रगुप्त द्वारा नागवंश के उन्मूलन के बावजूद नागवंश का प्रभाव संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य से अचानक नहीं समाप्त हो गया था। समुद्रगुप्त ने अपने जो उत्तरी भारत का जो सैन्य अभियान किया था, उस अभियान के दौरान जो है नागवंश बचा हुआ था, उसका पूर्णतः उन्मूलन नहीं हुआ था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और मगध का सर्वोच्च महत्वपूर्ण दायित्व पश्चिमी भारत में शकों का मुकाबला करना था। उनकी जो समकालीन जो विदेशी शक्तियाँ थीं उसमें शक महत्वपूर्ण थे। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए इन वैवाहिक संबंधों के महत्व को सहज ही समझा जा सकता है। माने उसके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे वो कौन थे? वो शक थे, और शकों को उन्मूलन करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने समकालीन शक्तियों के साथ वैवाहिक संबंध कायम किए। जैसे उसने वाकाटक वंश के प्रसिद्ध सम्राट रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया, और कुमारगुप्त अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह जो है कदम वंश के शासक काकुस वर्मा की राजकन्या से किया। तो इस तरीके से इन वैवाहिक संबंधों के महत्व को आसानी से समझा जा सकता है। राजसत्ता ग्रहण करने के पश्चात चक्रवर्ती सम्राट बनने की शास्त्रीय अवधारणा के अनुरूप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कृत्सन पृथ्वी विजय अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को जीतना या विश्व विजय का प्रयास किया। हम जानते हैं कि शक महाक्षत्रपों के विस्तारवाद ने रामगुप्त के शासनकाल में मगध की प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुंचाया और गुजरात, मालवा तथा काठियावाड़ पर राज्य करने वाले शकों ने महारानी ध्रुवदेवी की गरिमा को भी दांव पर लगाने को विवश कर दिया था। शकराज की हत्या करके ध्रुवदेवी से विवाह करने वाले सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नैसर्गिक दायित्व शकों का उन्मूलन हो चुका था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन, जिसे साप भी कहा गया है, युद्ध और शांति का मंत्री था, पाटलिपुत्र का निवासी था, विद्वान था, कवि था, व्याकरण और तर्क का ज्ञाता था। तो वीरसेन ने के उदयगिर शैव गुहा लेख से सूचना मिलती है। उदयगिर जो ये लेख है विदिशा के निकट मिला है। विदिशा के समीप ये अभिलेख मिला है, और ये अभिलेख जो है गुप्त संवत 82 अर्थात 401 ईस्वी जो है 401 ईस्वी का है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा मालवा क्षेत्र में सैनिक अभियान के सिलसिले में उपस्थित होने का संकेत देता है। एक दूसरा अभिलेख मिला है वही विदिशा के समीप उदयगिर के वैष्णव या लेख के अनुसार भिलसा माने पूर्वी मालवा में सनकानिक महाराज चंद्रगुप्त द्वितीय के सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। 412 ईस्वी के सांची अभिलेख से पता चलता है कि
आम्रकार्दो नामक सैन्य पदाधिकारी ने स्वर्ण मुद्राओं सहित काकना द बाट महाविहार बौद्ध विहार को ईश्वरवासक नामक गांव को दान किया था। आम्रकार्दो नामक सैन्य पदाधिकारी अनेक सफल युद्धों का यशस्वी नायक रह चुका था। इन सभी प्रमाणों का समवेत स्वर यही उभरता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सफल अभियान करके पश्चिमी भारत में शकों को पराजित किया और उन्मूलन किया। यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की महान उपलब्धि थी। शक सम्राट रुद्र सिंह तृतीय के सिक्कों पर अंतिम ज्ञात तिथि 31 का मिलती है, जिसका न्यूनतम और अधिकतम मान शक संवत 310 से लेकर 319 तक हो सकता है। अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के शक विजय की तिथि 388 ईस्वी से लेकर 397 ईस्वी के बीच रही होगी। शाशांक विक्रमादित्य को भारतीय परंपरा में शकार कहा गया है। इससे भी उसके शक विजेता होने की पुष्टि होती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा शक विजय के पश्चात जो साम्राज्य विस्तार किया गया था, उसके परिणाम स्वरूप अरब सागर के व्यापार से होने वाले लाभ में गुप्त साम्राज्य की हिस्सेदारी प्रारंभ हुई, क्योंकि गुजरात विजय के कारण भड़ोच, या जिसे प्राचीन ग्रंथों में भृगुकच्छ नामक महत्वपूर्ण बंदरगाह अब गुप्तों के अधिकार में आ गया था। माने भारत का पश्चिमी देशों के साथ जो व्यापार होता था वो अरब सागर के माध्यम से या भड़ोच के बंदरगाह से, भड़ोच की जो वर्तमान स्थित है वो गुजरात राज्य में है। भारतीय गणराज्य की केंद्रीय राजधानी दिल्ली के पास महरौली नामक स्थान पर एक लौह स्तंभ मिला है, जिस पर 3 छंदों में किसी चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का यशोगान किया गया है। विभिन्न मतांतरों के बावजूद लिप शैली, परिस्थित जन्य साक्ष्य और अंतः साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि महरौली अभिलेख के चंद्र का समीकरण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से करना ही तर्कसंगत लगता है। महरौली लेख जो दिल्ली के पास मिला है, लौह स्तंभ है। ये लौह स्तंभ की भी अपनी विशेषता है कि इसकी पालिश आज भी बरकरार है, इसकी चमक आज भी बरकरार है, जबकि ये खुले आसमान के बीच में स्थित है। तो इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का यशोगान किया गया है और उन उपलब्धियों के संदर्भ में महरौली लौह स्तंभ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त ने बाहलीक विजय की। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि उसने बल्ख क्षेत्र पर विजय पाई। बल्ख मतलब बैक्टीरिया। लेकिन यह मत उचित नहीं है। उन इतिहासकारों की यह धारणा उचित नहीं है। वास्तव में यह संबोधन पूर्व काल में बल्ख क्षेत्र से आए हुए उत्तर कुषाणों के लिए आया हुआ है। जो बल्ख शब्द का प्रयोग किया गया है, ये बल्ख शब्द बैक्टीरिया से संबंधित नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया से आए हुए उत्तर कुषाणों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो इस समय उनका जो निवास स्थान था, जो उत्तर कुषाण लोग थे, वो पंजाब और सिंधु घाटी के क्षेत्र में रहते थे। बाहलीकों पर विजय पाने के बाद चंद्रगुप्त ने विष्णुपद तीर्थ में, ये जो विष्णुपद तीर्थ है ये पूर्वी पंजाब में ब्यास नदी के किनारे स्थित है। तो विष्णु ध्वज अर्थात
महरौली लौह स्तंभ की स्थापना की थी। ये जो बाद में इसे महरौली लाया गया, ये जो था, ये विष्णुपद तीर्थ में स्थापित था। चंद्रगुप्त ने महरौली लेख के अनुसार उत्तरी एवं पूर्वी बंगाल पर विजय प्राप्त की। एक तो उसकी उपलब्धियां थी बल्क विजय के संदर्भ में, दूसरी जो है महरौली लेख के अनुसार उसकी जो दूसरी उपलब्धि थी, उत्तरी और पूर्वी बंगाल पर विजय प्राप्त की। महरौली अभिलेख की पंक्तियों से ध्वनित होता है कि चंद्रगुप्त के शत्रुओं ने चंद्रगुप्त के खिलाफ मोर्चाबंदी की थी, जिन्हें उसने परास्त किया। बंगाल विजय का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि गुप्तों के अधिकार में ताम्रलिप्त नामक बंदरगाह आया और भारत के इतिहास में आर्थिक समृद्धि का एक नया युग प्रारंभ हुआ, क्योंकि यह बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार के लिए सर्वथा उपयुक्त केंद्र था। ताम्रलिप्ति का जो बंदरगाह है ये बंगाल में था और इस बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत का व्यापार होता था। और दक्षिण पूर्व एशिया से तात्पर्य जो है जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, श्रीलंका, माने जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उन देशों के साथ भारत का व्यापार संबंध स्थापित हुआ। तो उत्तरी बंगाल विजय के बाद गुप्तों का जो व्यापारिक संबंध है इन देशों के साथ संपर्क या इन देशों के साथ उसका व्यापारिक संबंध कायम हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों के परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य का विस्तार गुजरात से बंगाल तक, अर्थात पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक हो गया और पाटलिपुत्र की राजधानी से लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में एक सक्षम प्रशासन तंत्र का उदय हुआ। और इसकी जो केंद्रीय राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी, जो बिहार में स्थित है। तो यहाँ से संपूर्ण उत्तरी भारत में एक सक्षम प्रशासन तंत्र का उदय हुआ। चंद्रगुप्त के प्रमुख पदाधिकारियों में कुमारामात्य, बलाधिकृत जिसे सेनानायक कहा जाता है, महादंडनायक जो कि पुलिस का प्रमुख अधिकारी था, महाप्रतिहार, महाभट्टाशयपति अश्व विभाग का, घुड़सवार विभाग का प्रमुख था, तथा विनय स्थित स्थापक का उल्लेख मिलता है। संपूर्ण साम्राज्य माने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय जो गुप्त साम्राज्य था उसका विभाजन किया गया था, भुक्तियों में किया गया था। भुक्तियों को प्रांत कहा जाता था और विषयों में किया गया था। विषयों को मतलब जिले। तो संपूर्ण साम्राज्य भुक्तियों और विषयों माने प्रांतों और जिलों में विभाजित था और प्रशासन में सामंतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। गुप्त प्रशासन में सामंत लोगों की जो भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। चंद्रगुप्त के पदाधिकारियों में संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन, कुमारामात्र मंत्री शिखर स्वामी और कई युद्धों के विजेता सेनानायक आर्मकार्दो का उल्लेख मिलता है। उनके प्रशासन में सक्रिय अन्य सामंतों में माने चंद्रगुप्त के प्रशासन में सक्रिय अन्य सामंतों में गोविंद गुप्त, त्रिकमल, स्वामीदास, विश्वामित्र स्वामी और सनकानेक महाराज का नाम अभिलेखों में आया है। गुप्त सम्राटों की परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और अभिलेखों में इसलिए उन्हें परम भागवत बताया गया है। माने ज़्यादातर जो गुप्त सम्राट थे वो विष्णु के उपासक थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और अभिलेखों में परम भागवत शब्द आया है।
परम भागवत मतलब कि भगवान विष्णु का परम भक्त, भगवान विष्णु का परम भक्त कहा गया है। उन्होंने विष्णुपद तीर्थ में पंजाब में विष्णु ध्वज की स्थापना की थी और गुप्त राजमुद्रा पर गरुड़ का प्रतीक चिन्ह अंकित होता था। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त सम्राटों की धार्मिक सहिष्णुता की उदारवादी परंपरा के कायल थे। यही कारण है कि उनके शासनकाल में शैव धर्म एवं महायान बौद्ध धर्म के विकास के प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। अभिलेखी प्रमाणों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बहुमुखी प्रतिभा के थे, विद्या प्रेमी थे, विद्वानों के आश्रयदाता थे, विद्वानों के संरक्षक थे, सफल राजनेता थे, साहसी सेना नायक थे, मेधावी कूटनीतिज्ञ थे तथा कुशल प्रशासक होने के अतिरिक्त भारतीय परंपरा में वे एक महान सांस्कृतिक उत्प्रेरक के रूप में भी उल्लेखनीय रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। सांस्कृतिक उत्प्रेरक के रूप में भी उन्हें याद किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि उनके दरबार में 9 रत्न विद्यमान थे, जिनमें धन्वंतर, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, छपड़क, धन्वंतर, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटक करपर, कालिदास, वारामिहिर, बरुरिच के नाम आते हैं। उनके दरबार में 9 रत्न शामिल थे या 9 व्यक्ति शामिल थे, 9 हस्तियां शामिल थीं, जिनमें ये सभी थे। विश्वविख्यात काव्य प्रणेता, श्रेष्ठ प्रतिभाशाली महाकवि कालिदास गुप्त काल के ही महान विभूत थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल थे, जिन्होंने ऋत संहार, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत जैसे काव्य ग्रंथ लिखे। महाकवि कालिदास की काव्य प्रतिभा विश्व के श्रेष्ठ समालोचकों द्वारा आज भी श्रद्धेय मानी जाती है। उनकी जो रचनाएं हैं वो काव्य ग्रंथ भी हैं, नाटक ग्रंथ भी हैं, तो वो आज भी विश्व के जो श्रेष्ठ समालोचकों द्वारा आज भी श्रद्धेय मानी जाती हैं और संपूर्ण विश्व संस्कृत के इतिहास में कालिदास के साहित्य को एक अनोखा अध्याय माना जाता है। महान रचनाकार कालिदास ने कई महान नाटक ग्रंथ लिखे, जिसमें विक्रमो उर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान नाटक ग्रंथ लिखे गए थे कालिदास के द्वारा। जैसे काव्य ग्रंथ लिखे गए, जिसमें हमने चर्चा किया था कि कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत, ऋत संहार, उसी तरीके से जो नाटक ग्रंथ हैं वो विक्रमो उर्वशीयम हैं, मालविकाग्निमित्रम हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम हैं। 18वीं शताब्दी में करीम जीन नाम के रूसी विद्वान ने रूसी भाषा में उनके नाटकों का अनुवाद किया था। और उन्होंने उसकी भूमिका में लिखा था कि कालिदास ने इस ग्रंथ में अनुपम सौंदर्य की कविता सृजित की है, जो श्रेष्ठतम कला की
अविस्मरणीय उदाहरण है। कालिदास का उच्च मूल्यांकन करते हुए विद्वान समालोचकों ने मान्यता प्रस्तुत की है कि उनके साहित्य में गीतात्मकता के साथ साथ मानवतावाद का स्वर मुखरित हुआ है। माने इनके जो रचनाओं में गीतात्मकता के साथ साथ मानवतावाद का स्वर मुखरित हुआ है। उन्होंने मानवीय भाव संवेदनाओं और सांसारिक कार्यकलापों का सफल चित्रण किया है तथा परंपरा का निर्वाह करते हुए भी नूतन साहित्यिक भावभूमि की तलाश की है। कालिदास के नाटक ग्रंथों में उपलब्ध प्रणय गाथा मनुष्य के हृदय पटल पर शाश्वत प्रभाव अंकित करती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि इनके जो नवरत्नों में जो प्रमुख थे कालिदास, उनकी उपलब्धियां आज भी जो है मानव समुदाय को प्रेरणा प्रदान करती हैं। गुप्त काल के इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चांदी की मुद्राएं या रजत मुद्राएं प्रचलित कराने का श्रेय प्राप्त है और उन्हीं के शासनकाल में अत्यधिक स्वर्ण मुद्राएं भी सुप्रचलित रही थीं। बने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चांदी की मुद्राएं प्रचलित कराने का श्रेय प्राप्त है और सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं भी प्रचलित कराने का भी श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल गुप्त राजवंश के संपूर्ण इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान का हकदार रहा था। धन्यवाद।